नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। चुनाव नियमों में बदलाव को लेकर खड़गे का केंद्र पर तीखा हमला, बोले ये एक व्यवस्थित षड्यंत्र। राहुल और प्रियंका गांधी अल्पसंख्यक सांप्रदायिक ताकतों के समर्थन से जीते, पिम नेता का आरोप। दिल्ली में महिला सम्मान योजना के लिए आज से शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। केंद्रीय गृह मंत्री ने त्रिपुरा के ब्रू आदिवासी गांव का किया दौरा, 40 साल बाद पुनर्वास पर जताई खुशी। गलतफहमी और समझ की कमी की वजह हुआ धर्म के नाम पर उत्पीड़न, अमरावती में बोले RSS प्रमुख भागवत। राहुल गांधी को बरेली जिला कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जाति जनगणना पर दिया था बयान। जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे, कमेंट में जरूर बताएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव दस्तावेजों तक पहुंच बाधित करने के लिए चुनाव नियमों में किए गए संशोधन पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश करार दिया। खड़गे ने केंद्र पर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को खत्म करने का आरोप लगाया और इसे संविधान और लोकतंत्र पर हमला बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने X पर पोस्ट किया कि चुनाव नियमों के संचालन में मोदी सरकार का दुस्साहसिक संशोधन भारत के चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को नष्ट करने का व्यवस्थित षड्यंत्र, एक और हमला है। बता दें कि शुक्रवार को चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय विधि मंत्रालय ने CCTV कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियम 1961 में संशोधन किया। केंद्र ने तर्क दिया कि इस कदम का उद्देश्य उनके दुरुपयोग को रोकना है। पोलित ब्यूरो के सदस्य विजयराघवन ने आरोप लगाया, कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अल्पसंख्यक सांप्रदायिक ताकतों के समर्थन से वायनाड में जीत हासिल की थी। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या मुस्लिम सांप्रदायिक गठबंधन के मजबूत समर्थन के बिना राहुल गांधी जीत सकते थे। विजयराघवन वायनाड के बाथरी में CPIM वायनाड पार्टी के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब वायनाड से 2 लोग जीते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी किसके समर्थन से दिल्ली पहुंचे, क्या मुस्लिम सांप्रदायिक गठबंधन के मजबूत समर्थन के बिना वे जीत सकते थे। वे विपक्ष के नेता हैं, वे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। प्रियंका गांधी ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था। उनकी रैलियों के दौरान आगे और पीछे कौन लोग थे। वे अल्पसंख्यक सांप्रदायिक ताकतों के सबसे चरमपंथी तत्व थे। वे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व है। जब EMS केरल के पहले CM पहले चुनाव लड़ रहे थे तो केंद्रीय मंत्री उन्हें हराने के लिए यहाँ आए थे। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव खेल दिया है। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रति माह महिला सम्मान योजना की घोषणा की है, तो वहीं 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए सरकारी और निजी अस्पताल में हर तरह का इलाज मुफ्त दिए जाने का भी ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना के तहत आम आदमी पार्टी सोमवार से लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का ऐलान किया। सोमवार यानी आज से दिल्ली में रहने वाली महिलाओं और बुजुर्गों का इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, तो आप फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी समेत दिल्ली सरकार के कई मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर उतरेंगे और खुद घर घर जाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। घोषणा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि किसी भी योजना के लिए महिलाओं या बुजुर्गों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी की टीम दिल्ली के हर इलाके में घर घर जाएगी और महिलाओं बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करेगी और उन्हें स्मार्ट कार्ड की तरह एक गारंटी कार्ड मुहैया कराएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला न्यायालय ने जाति जनगणना पर दिए गए बयान पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता पंकज पाठक ने याचिका दायर की थी। पंकज पाठक ने कहा, हमें लगा कि जाति जनगणना पर चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान देश में गृह युद्ध शुरू करने की कोशिश जैसा है। हमने पहले MP MLA कोर्ट में उनके खिलाफ मामला दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। उसके बाद हम जिला जज कोर्ट गए, वहां हमारी अपील स्वीकार कर ली गई और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में 7 जनवरी की तारीख दी गई है। इस बीच राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग जारी रखी और दावा किया कि संविधान पर हमला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी
पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आर अम्बेडकर का अपमान करके बहुत बड़ी गलती की है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर टिप्पणियों के बारे में पोस्ट करते हुए गांधी ने कहा, बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने संविधान पर हमला करके और बाबा साहेब का अपमान करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। भारत इस गलती को माफ नहीं करेगा। गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि धर्म के नाम पर जो भी अत्याचार और दमन हुआ है वह केवल धर्म की गलत समझ और अधूरी जानकारी के कारण हो। भागवत महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम के शताब्दी समारोह में बोल रहे थे। भागवत ने कहा, धर्म का अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। धर्म के नाम पर दुनिया भर में जो भी उत्पीड़न और अत्याचार हुए वे वास्तव में धर्म के बारे में गलतफहमी और समझ की कमी के कारण हो। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म का अस्तित्व हमेशा रहा है और दुनिया में सब कुछ उसी के अनुसार चलता है, इसलिए इसे सनातन कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा, धर्म का आचरण ही धर्म की रक्षा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को त्रिपुरा के सुदूर बुरहापारा गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने ब्रू आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं आपसे ज्यादा खुश हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात से खुश हैं कि हम 40 साल बाद आपका पुनर्वास कर सके। शाह ने कहा, केंद्र और त्रिपुरा सरकार मिलकर ब्रू परिवारों के पुनर्वास की पूरी कोशिश कर रही है ताकि वे अपने घरों में सम्मान के साथ रह सके। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें देखकर अपार खुशी हो रही है कि मोदी सरकार ने त्रिपुरा में सभी विस्थापित ब्रू आदिवासियों का पुनर्वास कर दिया है। गृह मंत्री ने गांववासियों से कहा, हमने आपके लिए 25 तरह की आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए हैं। इनमें पशुपालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन और बाजरा खेती जैसी गतिविधियां शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि इन कार्यक्रमों से आदिवासी समुदाय को नए अवसर मिलेंगे और उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। कर्नाटक में भाजपा एमएलसी सीटी रवि पर महिला और बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा एमएलसी ने 19 दिसंबर को विधान परिषद में मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसे साबित करने के लिए ऑडियो और वीडियो सबूत मौजूद है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि कई एमएलसी ने इस घटना को देखा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, हम मामले की जांच करा रहे हैं। यह एक आपराधिक मामला। वह रवि न्यायिक जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? उन्होंने आगे कहा, उनके रवि अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के ऑडियो और वीडियो सबूत है। कई एमएलसी ने उन्हें सुन, यह आपराधिक श्रेणी में आता है ना? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा नेता की इस हरकत को अत्यधिक निंदनीय बताया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्वांचलियों को लेकर भाजपा पर लगाए गए आरोपों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को चिंता है कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को कैसे बसाया जाए। पूर्वांचल के लोग जानते हैं कि किसने उनके लिए क्या किया है। आप सरकार ने कोरोना के दौरान उनकी अनदेखी की। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि एक वरिष्ठ नेता दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली के विकास के लिए कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और दिल्ली आगे बढ़ रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम टूटी सड़कों, सीवेज के मुद्दों पर चुप है। महाराष्ट्र में राकांपा एसपी प्रमुख शरद पवार ने परभणी हिंसा और बीड में सरपंच की हत्या के मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात। शनिवार को उन्होंने मारे गए सरपंच संतोष देशमुख से मुलाकात। इसके अलावा उन्होंने सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से भी मुलाकात की, जिनकी परभणी में हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। शरद पवार ने रविवार को शहर के कृषि महाविद्यालय में भीमथड़ी यात्रा में भाग लिया। कार्यक्रम के बीच में शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन किया और परभणी हिंसा और बीड में सरपंच की हत्या के मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया। सीएम फडणवीस ने शुक्रवार को परभणी हिंसा और सरपंच की हत्या के मामले में न्यायिक जांच और मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। पूरी दुनिया में आज भारत की ताकत और इसकी क्षमता का डंका बज रहा है। विश्व के सभी देश आज भारत की ताकत का लोहा मान रही है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कहा जाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका भी भारत से दोस्ती निभाने के लिए अपने कानून में बदलाव किया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की ताकत और क्षमता ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वह अपने पुराने कानून को भारत के पक्ष में ढाल दे। दरअसल अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में एक फैसला लिया है। व्हाइट हाउस की प्रिंसिपल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर ने ये घोषणा की है कि अमेरिका अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम (MTCR) के तहत निर्यात नियंत्रण नीतियों में बदलाव कर रहा है।
अमेरिकी कानून में इस बदलाव का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष और मिसाइल क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करना है। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।